हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया था? इंट्रोडक्शन अपने सब्जेक्ट का। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लें। कोई मना करना चाहता है क्या? चलो, क्या हमने रिवाइज किया था कल? वापस से बताओ, कितने पार्ट से? दो पार्ट से, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कॉर्पोरेट लॉज एंड पार्ट बी कौन सा है? इकोनॉमिक लॉज। हाँ, कौन बता रहे हैं मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट लॉज? अरे, हम्म, ठीक है। और इकोनॉमिक लॉज में कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, एनी? हाँ, बोलो। हाँ, अगर कोई भी एक्ट है जो किसको गवर्न करती है, कॉर्पोरेट को, तो वो किस में आ जाएगी? कॉर्पोरेट लॉ में। और कोई भी एक्ट है जो गवर्न करती है किसको? इकोनॉमी को, वो किस में आ जाएगी? इकोनॉमिक लॉ में। ठीक है। अच्छा, कॉर्पोरेट लॉ में हमें तीन पार्ट्स पढ़ने हैं क्या? तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट, एक तो हमें पढ़ना है कंपनीज एक्ट, सेकंड आईबीसी, एंड थर्ड क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, कोई बताएगा आईबीसी क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है आईबीसी? 2016। ठीक है, क्या करता है ये? अच्छा, इंसॉल्वेंसी क्या होती है? हाँ, हमने एक प्रॉब्लम पढ़ी थी जहां पर असेट्स तो कंपनी के ज्यादा है, असेट्स तो कम है, और लाइबिलिटीज क्या है? ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में कंपनी की ये प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे? पहले सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, और सॉल्व नहीं होती है तब हम कंपनी को क्या करेंगे? लिक्विडेट, यानी कि बंद कर देंगे। तो वो कैसे करना है, वो सब कुछ हमें कहाँ पढ़ना है? आईबीसी में पढ़ना है। करेक्ट, ठीक है। और थर्ड टॉपिक क्या था? थर्ड टॉपिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसमें हमें क्या पढ़ना है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। हाँ, कि एक कंपनी चल रही है तो क्या वो सिर्फ प्रॉफिट पे सरवाइव कर सकती है, या प्रॉफिट के साथ उसे एथिक्स का भी ध्यान रखना है? जैसे हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, ब्राइब वगैरह एक्सेप्ट कर रही है वो, या इसके अलावा इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रख रही, पोल्यूशन कर रही है, बहुत ज्यादा पेड़ वगैरह काट रही है, तो ये सारी चीजों की वजह से क्या आप लॉन्ग रन में सरवाइव कर पाओगे क्या? नहीं। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ पढ़नी है? थर्ड वाले पोर्शन में पढ़नी है। ठीक है, चलो। तो आज हम क्या पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं? हमारा कंपनीज एक्ट वाला पोर्शन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो पोर्शन है, अच्छा ये वैसे कॉर्पोरेट लॉज है, लेकिन कंपनीज एक्ट अगर हम लोग पढ़ेंगे तो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? कंपनीज एक्ट है तो वो एप्लीकेबल होगा किसके ऊपर? एक कंपनी के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें कंपनी, क्या होती है कंपनी? आर्टिफिशियल पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है। और सेपरेट लीगल एंटिटी, सारे कैरेक्टरिस्टिक बता दिए। हाँ, ठीक है। और अच्छा, एक चीज ये बताओ, जो कंपनी है, ऐसा जरूरी है क्या कि वो कंपनीज एक्ट वाली कंपनी हो? हमने शायद फर्स्ट क्लास में भी बात की थी कि ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को भी तो हम कंपनी बोलते ही है ना। अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल है, जैसे भी तुम लोग हो, तुम ग्रुप बनाकर कहीं जाओगे, तो क्या तुम एक कंपनी नहीं बोल सकते कि ये बच्चों की कंपनी जा रही है? क्यों नहीं बोल सकते? तो फिर हम ऐसे जो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं कि इसकी कंपनी में जा रही हूं मैं, ग्रुप में। हाँ, तो फिर आप लोगों की कंपनी हो गई ना? क्यों नहीं हुई? हम्म, देखो बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो कंपनी को क्या हम कह सकते हैं? क्या ग्रुप, ग्रुप ऑफ पीपल। अच्छा, कंपनी में ना दो टर्म्स हैं, मतलब दो तो नहीं है तो एक ही, पर हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक कम और एक फनी।
एक क्या है, कम, और एक है पानी। अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, कम में क्या आ जाएगा, ग्रुप ऑफ पीपल, और इसमें क्या आ जाएगा, ब्रेड। ब्रेड क्या होता है, खाने वाली ब्रेड। और क्या होता है, ब्रेड। तो बेसिकली पहले के टाइम पे क्या होता था, हम कंपनी किसको बोलते थे, या अभी भी अगर अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो हम कंपनी किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक साथ आए हैं क्या करने के लिए, ब्रेड, ब्रेड खाने के लिए। ब्रेड खाने के लिए एज इन, पहले के जमाने में सब लोग जो थे वो खाना ना साथ में खाते थे, ठीक है, अब भी फैमिलीज में साथ में खाते हैं, तो अब वो खाना साथ में खाते थे, मतलब वो एक साथ आए थे, और तब उनका एक साथ आने का पर्पस क्या था, ब्रेड खाना। दैट मीन्स ब्रेड, यहाँ पे वो वाले सिर्फ ब्रेड नहीं है, फूड को क्या बोल दिया गया है यहाँ पे, ब्रेड बोल दिया गया है। फूड को क्या बोला है, ब्रेड। तो अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर टू हैव मील्स टुगेदर, इन्हें हम क्या बोल देते थे, कंपनी। कब, पहले के टाइम पे। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर टू डू बिजनेस, अभी हम कंपनी की बात कर रहे हैं, तो अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर, अभी वो क्यों साथ में आए हैं, खाना खाने के लिए क्या नहीं, अभी वो क्यों साथ में आए हैं, बिजनेस करने के लिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। तो ऐसे ग्रुप को क्या हम कंपनी बोल सकते हैं, बिल्कुल। सो बेसिकली अगर हम लोग एक्ट की लैंग्वेज में नहीं, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो कंपनी को क्या हम बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर, क्यों आए हैं वो एक साथ में, हाँ, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है सबका, वो कॉमन ऑब्जेक्टिव को उन्हें फुलफिल करना है। तो अर्लियर टाइम्स में वो कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या था, पहले वो इतना बिजनेस का नहीं सोचते थे, पहले के टाइम पे उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, ब्रेड यानी कि फूड वगैरह खाना, और अभी के टाइम पे उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस करना। तो ये क्या हम कह सकते हैं, कंपनी की एक जनरल डेफिनेशन है। अभी हम एक्ट की डेफिनेशन पे नहीं आए हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, कंपनी की जनरल डेफिनेशन। बोलो सब एक साथ, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर, अच्छा तुम मुझसे आगे चल रहे हो, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर, क्यों, टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। अब आइदर वो ब्रेड वाला हो सकता है, या फिर वो कौन सा वाला हो सकता है, बिजनेस करने वाला हो सकता है। तो ये क्या थी कंपनी की डेफिनेशन, लेकिन जनरल डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा अब एक चीज, सब जानते हैं पार्टनरशिप क्या होती है, और पार्टनरशिप में भी क्या अकेला पर्सन होता है, या हम कह सकते हैं मिनिमम दो तो होंगे ही होंगे। पार्टनरशिप है तो मिनिमम कितने लोग चाहिए आपको, मिनिमम दो लोग तो चाहिए। अच्छा दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप में भी तो ग्रुप ऑफ पीपल है, पार्टनरशिप में भी तो क्या है, ग्रुप ऑफ पर्संस या ग्रुप ऑफ पीपल, और ये ग्रुप क्या करने आया है साथ में, यहाँ पर भी तो हम कह सकते हैं प्रॉफिट कमाने और अल्टीमेटली बिजनेस करना है। अभी जो हमने डेफिनेशन लिखी थी हमने उसमें यही तो लिखा है, ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर, क्यों आए हैं वो एक साथ में, क्या करने के लिए आए हैं, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव करने के लिए आए हैं जो कि है बिजनेस। तो सेम ही चीज तो कहां पर भी एप्लीकेबल हो रही है, पार्टनरशिप पे। तो क्या ये कंपनी नहीं है, ये भी कंपनी है, पर ये कंपनी अनइनकॉर्पोरेटेड है। ये क्या है, अनइनकॉर्पोरेटेड, क्या मतलब हुआ इसका, एग्जैक्टली इसका मतलब ये पूरी डेफिनेशन में पार्टनरशिप फिट हो रही है ना, बिल्कुल। अगर हम लोग जनरली बात करें तो क्या ये जनरल टर्म्स में कंपनी है, ग्रुप ऑफ पीपल है जो किसी काम के लिए साथ में आ रहे हैं, तो आप उसको जनरली क्या बोल देते हो, कंपनी बोल देते हो। लेकिन अगर हम लोग एकदम प्रॉपर कंपनी की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, तो वो वाली कंपनी की डेफिनेशन में क्या ये सारे एस्पेक्ट सेम रहेंगे क्या, बिल्कुल सेम रहेंगे। लेकिन अगर हम लोग प्रॉपर कंपनी की बात करें, इसमें एक चीज क्या हो जाएगी, इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कौन सी एक्ट,
इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ। तो क्या मैं कह सकती हूँ ये वाली कंपनी अनइनकॉर्पोरेटेड है या इनकॉर्पोरेटेड है? ये वाली कंपनी क्या है? इनकॉर्पोरेटेड है। यानी ये कौन सी लॉ में बनी हुई है? कंपनीज एक्ट में। तो अब एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है, एनी अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी, या कभी तुम अभी लैंग्वेज पढ़ोगे ना बुक की, तो वहां पर तुम्हें क्या दिखेगा? एनी अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी। तो वो अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी किसके लिए बोल रहा है? ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ही बोल रहा है, ठीक है। और वो ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो किसी ऑब्जेक्टिव को ही कर रहे हैं, लेकिन अनइनकॉर्पोरेटेड है, इसका मतलब क्या वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है क्या? नहीं। तो वो एक नॉर्मल वाली कंपनी है जो हम जनरल टर्म्स में यूज करते हैं। पर अगर वो कौन सी वाली कंपनी की बात करेगा? कंपनीज एक्ट वाली कंपनी की बात करेगा, तो उसके लिए मैंडेटरी कैरेक्टरिस्टिक हमेशा क्या रहेगा? वो इनकॉर्पोरेटेड होगी। कौन सी एक्ट में? वो इनकॉर्पोरेटेड होगी कंपनीज एक्ट में। क्या ये चीज क्लियर है? अच्छा, अभी तक हमने जनरल बात की ना। अभी अगर हम लोग बात करें कंपनी की डेफिनेशन, जो कि कंपनीज एक्ट में, अच्छा जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट में सारी डेफिनेशंस आपको किस सेक्शन में मिलेंगी? सेक्शन 2 में। कंपनीज एक्ट में डेफिनेशंस जो है वो आपको कहाँ मिलेंगी? सेक्शन 2 में। तो आप कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 में जो कंपनी की डेफिनेशन है, किसी ने पढ़ी है क्या पहले? हाँ बताओ। कंपनी मीन्स अ, इसमें क्या बोल दिया? सिंपल, कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, चाहे 13 वाली चाहे प्रीवियस वाली। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, ये पढ़ के तो हम धन्य हो गए। इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन, समझ आ गया इससे कि कंपनी क्या होती है। अगर तुम्हें इससे पहले नहीं पता होता कि कंपनी क्या होती है, तो क्या हम ये डेफिनेशन से समझ सकते हैं कंपनी क्या होती है? तो इसीलिए हमें एक साथ दो डेफिनेशन पढ़नी होती है। एक तो कौन सी? जनरल डेफिनेशन। और एक कौन सी? एक्ट की डेफिनेशन। तो एक्ट की डेफिनेशन तो सिंपल सी क्या दे रखी है? बहुत ही सिंपल है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। और कंपनीज एक्ट में बहुत सारे डेफिनेशंस ऐसे ही हैं कि जो डेफिनेशन वो देगा ना, वो डेफिनेशन में क्या लिख देगा? वो आगे वाला वर्ड लिख देगा। जैसे अभी हम पढ़ेंगे पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, तो पब्लिक कंपनी में क्या लिख देगा? विच इज नॉट अ प्राइवेट। प्राइवेट में क्या लिख देगा? अब तुम अपने आप समझते रहो क्या होती है। तो क्या हम सिर्फ एक्ट की डेफिनेशन पढ़ के काम चला सकते हैं क्या? नहीं, हमें क्या पढ़नी होगी? पहले जनरल डेफिनेशन पढ़नी होगी। तो क्या सबको जनरल डेफिनेशन क्लियर है? क्या सबको ये क्लियर है अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी क्या होती है? क्या होती है? नहीं, सिर्फ पार्टनरशिप नहीं, एग्जाम्पल है वो तो। कोई सा भी ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए आए हैं साथ में, पर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट नहीं है। और कंपनी प्रॉपर वाली कंपनी कौन सी है? जो कि रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट। क्या ये क्लियर है? और एक्ट की डेफिनेशन क्या है? एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? लिख लें क्या? चलो। अच्छा, जो हमने कल डिस्कस किया था ये इंट्रोडक्शन, किसी ने कॉपी में नोट किया? ऑफ कोर्स। 2 पेज छोड़ दो, वो लिखना है सब कुछ। मैं लिखवाऊं या लिख लोगे? और कोई कहना चाह रहा है? नहीं हम खुद से भी कर सकते हैं। क्या? अच्छा, मैं कल बोल देती तो हम कर लेते, पर आपने इतनी बड़ी गलती कर दी कि आपने बोला कैसे नहीं हमें। चलो, सबसे पहले लिख लो पेपर का नेम, एंड देन टोटल कितने मार्क्स का है ये? 100 मार्क्स का है। 2 पार्ट्स बनाओ। पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट बी इकोनॉमिक लॉज है। इकोनॉमिक लॉज में अभी हम नहीं लिख रहे हैं, बाद में लिखेंगे। इकोनॉमिक लॉज के लिए ना स्पेस छोड़ देना, और यहां पर लिख दो 40 मार्क्स। देन पार्ट ए के 3 सब पार्ट्स आएंगे।
फर्स्ट है कंपनीज एक्ट 40 मार्क्स, सेकंड IBC 2016 10 marks, and then corporate governance, social responsibility and sustainability, 10 marks. डन. इकोनॉमिक में भी चलो लिख ही लेते हैं. अच्छा, इकोनॉमिक लॉज में कितने मार्क्स का है वेटेज? 40 मार्क्स का है. अब यहाँ चैप्टर्स बनाओ. फर्स्ट लिखो सेबी. सेबी सुना है क्या किसी ने? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इसमें लिखना 10 मार्क्स. सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 10 मार्क्स. सेकंड लिखो कंपटीशन एक्ट 2002. कंपटीशन एक्ट 2002 5 marks. MSME 5 marks. Banking and insurance 5 marks. Cyber security 5 marks. Anti money laundering 5 marks. अच्छा हाँ, फेमा रह गया. ओके डन. देखो, अब जो अपने इकोनॉमिक लॉज हैं, इकोनॉमिक लॉज का टोटल पोर्शन 40 मार्क्स का है, जिसमें से हाईएस्ट वेटेज किसका है? सेबी. सेबी कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है. और सेबी में हमें सिर्फ 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं. सेबी अपने आप में बहुत वास्ट है, लेकिन हमें अपने सिलेबस में सिर्फ कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 3 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं. और ये कितने मार्क्स के रहेंगे? 10 मार्क्स के रहेंगे. और बाकी सारे जो भी टॉपिक्स है वो सब कुछ कितने कितने मार्क्स के हैं? 5 मार्क्स ईच है. यहाँ पर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस दो अलग अलग चैप्टर्स हैं,
लेकिन ये दोनों अलग अलग 5 मार्क्स के नहीं है, दोनों कंबाइंड ही कितने मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स के। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स हमें किससे पढ़ना है, इकोनॉमिक लॉज में। इकोनॉमिक लॉज क्या होते हैं, ऐसे लॉज जो पूरी इकोनॉमी को गवर्न करते हैं, वो सारे लॉज होते हैं कौन से, इकोनॉमिक लॉज। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट वाला पोर्शन, जो कि कौन सा है हमारा, कॉर्पोरेट लॉज का फर्स्ट वाला टॉपिक, कंपनीज एक्ट। तो अब तुम हेडिंग बनाओ, कंपनीज एक्ट 2013, 40 मार्क्स। ओके, अच्छा कंपनीज एक्ट 13 से पहले कौन कौन सी एक्ट थी, हाँ कंपनीज एक्ट 1956, उससे पहले भी कौन सी थी, 1913 थी। पर हमें इतना पुरानी बात नहीं करनी है, एक तो हमें किसके बारे में बात करनी है, कंपनीज एक्ट 1956, और एक हमें बात करनी है किसके बारे में, कंपनीज एक्ट 2013। अब है ना एक चीज सुनो, अगर 56 वाली एक्ट थी तो क्या रिक्वायरमेंट पड़ी किसी नए एक्ट को लेकर आने की, हाँ 56। एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि जो इन्वायरमेंट बिजनेस का या यहाँ पे इकोनॉमी का जो इन्वायरमेंट था 56 वाले ईयर में, क्या वो अभी एज इट इज एकदम सेम रहेगा, वो सेम नहीं रहेगा। अच्छा अपने सिलेबस भी कितनी बार चेंज हो जाते हैं, अब तुम ये बोल सकते हो नहीं हम तो वही सिलेबस पढ़ेंगे, या अच्छा जो उस टाइम पे सीएमए बन गए हैं, क्या वो ये बोलेंगे हमने तो वो वाला एक्ट पढ़ा है ना, अब हम अमेंडमेंट क्यों पढ़े। जितने भी लोग थे अगर उनके टाइम पे कौन सा वाला एक्ट था, 56 वाला एक्ट था, तो क्या ये बोलेंगे हम तो कौन सा एक्ट पढ़ के पास हुए हैं, 56 वाला तो हम तो वही मानेंगे। अगर आप ऐसा बोलते हो तो आपको जॉब में रखा जाएगा क्या, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो क्या हमें ये पता है कि हमें भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है। अच्छा अपने पेरेंट्स को आप बोलते हो क्या कि औरों के पेरेंट्स को देखो कितने मॉडर्न हो गए हैं, आप अभी भी क्या ही सोचते रहते हो, पुराने ही सोचते रहते हो, बोलते हो क्या, यहाँ मुंह नहीं खुलता। बोलते तो है थोड़ा बहुत, अब वो माने नहीं माने वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमें छोटा बड़ा मान लेते हैं ना। उनको लगता है काम करवाना तो क्या बोल देंगे, इतने बड़े हो गए हो, खुद का काम खुद करो। और अगर हमें कहीं घूमने जाना है, इतने भी बड़े नहीं हुए हो तुम तो वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन वैसे हम ये कहते ही है ना कि आपको एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली वैसे 56 वाले एक्ट में रेलेवेंस खत्म होती जा रही थी। जो भी आपका एनवायरनमेंट था उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या वो प्रॉपर था, नहीं था। अब वो प्रॉपर नहीं था तो उसमें हमने क्या किया, बहुत सारे चेंजेस किए, अमेंडमेंट्स किए। लेकिन एक चीज होती है ना, जैसे आपकी कोई पुरानी कॉपी है, अब आप कोई पुरानी कॉपी को अभी तक चला रहे हो अगर काटा पीटी करके, तो सही है क्या, नहीं। आप एक बार ही तो क्या बोल दोगे कि अब इस कॉपी को फेंक दो नई कॉपी बना लेते हैं। भले कंटेंट जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहे, पर आपने इतनी बार किसी चीज में चेंज कर दिया तो आपको खुद को पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल। तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या हुआ, हमने इतने अमेंडमेंट्स कर दिए कौन सी वाली एक्ट में, 56 वाली एक्ट में, कि आप क्या रियलाइज हुआ कि यार नहीं, एक्ट को ही बदल दो, कितनी बार चेंज करोगे बहुत ज्यादा खिचड़ी बन जाएगी। तो इसीलिए 56 वाले एक्ट को हटा दिया, और कौन सी वाली एक्ट हम लोग ले आए, 2013। 56 वाली जो एक्ट थी ना, उसमें अराउंड 658 सेक्शंस थे। कितने सेक्शंस थे, 658। पर जब नए वाले एक्ट हम लोग लेकर आए, तब हमें रियलाइज हुआ कि इतने सारे सेक्शंस की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस में एग्जिस्ट करने की जरूरत नहीं है, या वो हम कह सकते हैं वैलिड ही नहीं है। तो जब हमने नए वाली एक्ट लेकर आए तो हमने इसमें कितने सेक्शंस रख दिए, 470 सेक्शंस। तो हमने एक्ट भी बदल दिया, और हमने जो भी अननेसेसरी चीजें थी, एक्स्ट्रा चीजें थी पुराने वाले एक्ट में, वो हमने यहाँ पे अननेसेसरी चीजें रिमूव कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर ये रीजन समझ में आया चेंज करने का, प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग ये वाला एक्ट, पुराना वाला एक्ट रेलेवेंट नहीं था, इसीलिए हमें क्या लाना पड़ा, नया वाला कंपनीज एक्ट लाना पड़ा। अच्छा सेक्शंस क्या होते हैं, अभी मैंने बोला 658 सेक्शंस और यहाँ 470 सेक्शंस, तो सेक्शंस क्या होते हैं, पार्ट्स। अच्छा तुम्हारी बुक है,
लेट्स से 700 पेजेस की, और फर्स्ट पेज पे द से स्टार्ट हो रहा है और बिना किसी गैप के वो चलता जाए और डायरेक्ट 700 वाला जो पेज है उस पर रुके। फर्स्ट पेज से स्टार्ट हुआ कंटेंट, एक ही पैराग्राफ चलता जा रहा है, ना कोई स्पेसिंग है, ना कोई बुलेट्स है, ना कोई पॉइंट्स है, ना कोई हेडिंग है। पढ़ लोगे? क्यों? क्या प्रॉब्लम है? क्या दिक्कत है? पढ़ना तो है ही। बोर हो जाएंगे? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अच्छा, कुछ कुछ लोगों के लिए तो है जो पैरेट्स होते हैं, बाकी जो रिमेनिंग लोग होते हैं उन्हें क्या चाहिए? थोड़ा सा, अच्छा तुम कोई बुक भी अगर लेकर आते हो तो तुम्हें क्या लगता है? थोड़े से पिक्चर्स मिल जाएं इसके अंदर, या थोड़ा सा मतलब जो फॉन्ट है वो अच्छा हो, थोड़ी स्पेसिंग हो, तो पढ़ने में हमें क्या रहे? मजा आए और इजी रहे। ठीक है, अब पिक्चर्स तो नहीं मिलेंगी ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ पे एक्ट है, तो अब तुम्हें यहाँ पे एक्ट में पिक्चर्स तो कहाँ से लेकर आएंगे? अब कंपनी की फोटो लगाएं तुम्हारे लिए? तो वो नहीं कर सकते। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो इतना सारा एक साथ लिखने के बजाय क्या पैराग्राफ में स्प्लिट कर देंगे, उसको पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, और हर एक चीज की अलग अलग सेक्शन जो है वो बना देंगे, मतलब पार्ट्स बना देंगे और हेडिंग्स बना देंगे, तो क्या पढ़ने में और अंडरस्टैंडिंग में बेटर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? अब हमें किसी एक ही चीज के बारे में पढ़ना होगा, तो क्या हम वो चीज को उठाकर बस उसी को पढ़ सकते हैं? जैसे अभी हमें पता है कंपनीज एक्ट का पोर्शन 40 मार्क्स का है, और वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब किसी को ओनली कंपनीज एक्ट पढ़ना है तो क्या वो पूरी बुक ढूंढता फिरेगा क्या कि कंपनीज एक्ट कहाँ दे रखा है? हमें वो देख के पता चल जाएगा कि इतना सेगमेंट किस चीज का है, कंपनीज एक्ट का। तो सिमिलरली वैसे ही जो बेयर एक्ट होती है, क्या वो छोटी सी होती है? क्या कितनी बड़ी है कंपनीज एक्ट? तो क्या आप अगर आप उसको बिगनिंग से लेकर एंडिंग तक एक ही पैराग्राफ में लिख दोगे तो किसी को समझ में आने वाला है? नहीं। तो इसीलिए हमें एक्ट को क्या करना होता है? पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, और वो पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? सेक्शंस बोलेंगे। ठीक है, अच्छा एग्जाम में तुम लोग कैसे कंटेंट लिखते हो? तुमसे कुछ चीज पूछी तो तुम क्या ऐसे पूरा एक पैराग्राफ या फिर पॉइंट्स बनाने होते हैं? ये पैराग्राफ लिखोगे कभी भी मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। आ जाएंगे, पर हमें अच्छे चाहिए या हमें जस्ट पासिंग मार्क्स चाहिए? अच्छे मार्क्स चाहिए। तो हमें हमेशा हेडिंग्स बनानी है, बुलेट्स बनाने हैं, और हमें हमेशा कैसे लिखना है? पैराग्राफ में नहीं लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। चलो अब लिखना स्टार्ट करना। फिफ्टी सिक्स वाले में लिखो, इट कंटेन्ड it contained 658 sections. It contained 658 sections and 15 schedules. 658 sections and 15 schedules. And 13 वाले में लिखना, it contains 470 sections, 7 schedules and 29 chapters. 29 chapters. देन इसमें लिखना, कंपनीज एक्ट 2013 notified notified on 12 September notified on 12 September 2013 partially, 12 September 2013 partially, and remaining on 26 March 2014, 26 March 2014, with effect from 1st April 2014.
with effect from 1st April 2014. डन। क्या लिखा है हमने? जो 56 वाले एक्ट के उसमें सेक्शंस कितने हैं? 658। और स्केड्यूल्स, स्केड्यूल्स क्या होते हैं? अब देखो, सेक्शन में आप हर इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते हो, तो कुछ कुछ इलैबोरेटेड इंफॉर्मेशन आपको कहाँ डालनी पड़ती है? स्केड्यूल। तुमने पढ़ा होगा जैसे अपन बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं तो स्केड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है? तो आप बेसिकली क्या बोला है कि जो इन्फॉर्मेशन आप सेक्शन में नहीं डाल सकते बिकॉज वो बहुत इलैबोरेटेड हो जाएगा, तो उस इन्फॉर्मेशन को, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आप कहाँ डाल दो? स्केड्यूल्स में डाल दो। तो पहले कितने स्केड्यूल से? 15। और अभी वाले एक्ट की हम लोग बात करें तो सेक्शंस कितने हैं? 470। और स्केड्यूल्स कितने हैं? और पार्ट्स यहाँ पे बता दिए कितने? पार्ट्स क्या होंगे? पार्ट्स, सॉरी, चैप्टर्स 29। चैप्टर्स क्या होंगे? अरे होंगे क्या? अपने बुक वाले चैप्टर्स। तो सेक्शन के पार्ट्स नहीं। बेसिकली केस स्टडी नहीं, केस स्टडीज नहीं आएंगे यहाँ पे। सुनो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे जो अपना फर्स्ट पार्ट है या फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमेशा होता है किसका? प्रीलिमिनरी। फर्स्ट चैप्टर किसका होता है? प्रीलिमिनरी। यानी कि जो भी सारी चीजें कौन सी है? इंट्रोडक्शन वाली है, बेसिक वाली है, वो सारी चीजें किस में आ जाएंगी? प्रीलिमिनरी में। जैसे उसके बाद सेकंड जो आपका चैप्टर है वो आएगा कौन सा? इनकॉर्पोरेशन का। मतलब यहाँ पर क्या कर दिया है कि आपके ऐसे पार्ट्स बना दिए हैं। जैसे जो भी बेसिक सारी चीजें हैं उससे सारे रिलेटेड सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 2 है तो वो किस में आएगा? प्रीलिमिनरी में। देन जितनी भी सारी चीजें किससे रिलेट कर रही हैं? इनकॉर्पोरेशन से रिलेट कर रही हैं, वो सारे के सारे सेक्शंस किस में आएंगे? चैप्टर 2। तो चैप्टर हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक की आपने जो हेडिंग दे दी, और वो हेडिंग के अंदर उससे रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं वो सारे सेक्शंस के आ जाएंगे एक साथ। जैसे अभी अगर हम लोग हमारे बुक की बात करें तो बुक में जो हमने ये 3 पार्ट्स बनाए हैं, ये 3 पार्ट्स को तो हम क्या कह सकते हैं? ये सेक्शंस हैं। और जो ऊपर हमने क्या लिखा है? कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ को हम क्या बोल सकते हैं? पार्ट या फिर चैप्टर। समझ आया क्या? क्योंकि अब यहाँ पर ये जो सारे सेक्शंस हैं ये सब किससे रिलेट कर रहे हैं? कॉर्पोरेट लॉ से। और उसका जो हमने चैप्टर या पार्ट बना लिया वो क्या आ जाएगा? उसकी हेडिंग। तो हेडिंग क्या हो गई? कॉर्पोरेट लॉ। अब ये तुम्हें अभी थोड़ा सा लगेगा कंफ्यूजिंग, पर जैसे जैसे हम एक्ट पढ़ेंगे तब तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो हमें स्केड्यूल्स में डिटेल में नहीं जाना है और ना ही हमें चैप्टर से डिटेल्स में जाना है। हमारे कोर्स में जो कंटेंट होता है वो सिर्फ किससे रिलेट करेगा? सेक्शन से रिलेट करेगा। बट अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ में तो आ गया ना? ठीक है, चलो अब बनाओ मीनिंग ऑफ अ कंपनी। अच्छा, कंपनी का मीनिंग लिखने के लिए सबसे पहले क्या हम सिर्फ एक्ट की पढ़ेंगे या जनरल पढ़ेंगे? पहले हम लोग जनरल पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे एज पर कंपनीज एक्ट। तो फर्स्ट वाले में लिखना डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी, इसमें जनरल भी लगा दो आगे, जनरल डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। एंड सेकेंड वाले में लिखो डेफिनेशन ऑफ कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट। डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट। अब लिखो जनरल डेफिनेशन में। अच्छा, कंपनी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था ना? भूल गए क्या? यस, कौन बोल रहा था?
एक तो है कम और एक है पनी। कम में लिखना विद और टुगेदर, और पनी में क्या था, ब्रेड। कम और टुगेदर एंड देन पनी में है ब्रेड। देन लिखना ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन्स who have come together, group of persons who have come together to take their meals, to take their meals। तो ये तो हम कह सकते हैं पहले था, और अब और करके लिखना है इसमें, group of persons who have come together, group of persons who have come together and have contributed money, and have contributed money for some common purpose, for some common purpose, have incorporated, and have incorporated themselves as a separate legal entity, incorporated themselves as a separate legal entity। ये किसकी है, एक्ट की है, जनरल। ये है जनरल डेफिनेशन। तो इसमें हमने दोनों लिख लिए कि प्रीवियसली हम कंपनी को किसको बोलते थे, जो आपस में अपनी मील्स साथ में ले रहे हैं, और अभी जो आपस में बिजनेस साथ में कर रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो देखो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, और वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स एक साथ आए हैं। एक साथ आके उन लोगों ने क्या किया है, अरे बिना पैसे के बिजनेस कर सकते हो क्या, फंडिंग तो लगानी पड़ेगी। तो उन्होंने एक साथ आके क्या किया है, अपना मनी कंट्रीब्यूट किया है, फंडिंग लगाई है, ठीक है। और वो फंडिंग उन्होंने क्यों लगाई है, फॉर सम कॉमन पर्पस। कॉमन पर्पस यहाँ पे क्या होगा, उनको क्या करना है, बिजनेस करना है, प्रॉफिट अर्निंग करना है, ठीक है। और उन्होंने इस पर्पस के लिए खुद को इनकॉर्पोरेट करवाया है, कौन सी एक्ट में, कंपनीज एक्ट में। और किस तरीके से, सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि ओनर्स अलग माने जाएंगे और कंपनी अलग मानी जाएगी, ठीक है। चलो लिख लिया सबने, आप सेकेंड वाले पे आ जाओ। सेकेंड वाला कौन सा है, डेफिनेशन एज पर कंपनीज एक्ट। इसमें लिखना सेक्शन 2, सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 defines a company, defines a company। इसमें लिखना company means, company means a company incorporated, company means a company incorporated under this act, incorporated under this act, or any previous company law, this act or any previous company law।
ओके डन, ठीक है। क्या मीनिंग क्लियर है यहाँ पे? अच्छा कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2। और क्लॉज कौन सा है? क्लॉज है 20। और उसमें कंपनी को डिफाइन किया गया है, क्या बोला गया है? कंपनी मीन्स अ, कंपनी मीन्स अ कंपनी जो कि कौन सी एक्ट में? आइदर कंपनीज एक्ट 2013 इसमें इनकॉर्पोरेट हुई है, या फिर किसमें? प्रीवियस कंपनी लॉ, जैसे भी हमने बात की 56, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल देंगे? इसे हम बोल देंगे कंपनी। तो क्या इस डेफिनेशन के साथ में आपको ये डेफिनेशन पता होना इंपॉर्टेंट है? अकेली एक्ट की डेफिनेशन कभी नहीं पढ़नी होती है, हमें हमेशा उसके साथ में जनरल डेफिनेशन भी पढ़नी है, ठीक है। और एग्जाम में कौन सी लिखनी है? बोथ। एग्जाम में दोनों लिखनी है। 3 मार्क का क्वेश्चन आया, एक लाइन लिख कर आओगे क्या? दोनों लिखनी होगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये सेक्शन जो है और सेक्शन के आगे जो हमने लिखा है ये ब्रैकेट में 20, इसे हम क्या बोल रहे हैं? सब क्लॉज, सब सेक्शन, क्लॉज, सब बोल दिया। सब सेक्शन, तो मैंने तो क्लॉज बोल दिया, शिट गलती हो गई मेरे से, माफ कर दोगे क्या? सुनो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग, या रुको एक सेकेंड, अगर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, आपको आगे क्या दे रखा है? सेक्शन। और यहाँ पर लेट्स से हमने क्या लिखा है? 5। देन इसके बाद 5 के बाद मैंने लिख रखा है 2। देन इसके बाद मैंने लिख रखा है ए एंड सो ऑन। या रुको इसको भी छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, यहां तक अगर मैंने कोई चीज लिख रखी है तो वो चीज या तो कुछ लोग क्या बोल रहे हैं वो क्या होगा? सबसेक्शन। और कुछ लोग क्या बोल रहे हैं वो क्या होगा? क्लॉज। अच्छा किसी किसी ने सब क्लॉज भी कहा है, वो उसके आगे आएगा। चलो आगे की तो अपन बात कर लेंगे आगे। अभी बताओ ये सबसेक्शन होगा या ये क्लॉज होगा? सबसेक्शन होगा। तो जो हमने 2 के आगे लिखा है 20 वो सबसेक्शन होगा एज पर यू। कौन कौन कह रहा है हाँ? पक्का? वो क्लॉज होगा। वो क्लॉज होगा क्यों? नॉर्मली जो हम एक्ट पढ़ते हैं उसमें यही होता है, सेक्शन के बाद जो लिखा हुआ होता है वो क्या होता है? सब सेक्शन होता है। लेकिन सब सेक्शन और क्लॉज के बीच में डिफरेंस है। सुनो, अगर मैंने जैसे ये सेक्शन लिखा है और इस सेक्शन के आगे कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है एक्ट में, सेक्शन के आगे क्या लिखा हुआ है? कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है एक्ट में, और ये स्टेटमेंट लिखने के बाद में हमने क्या लिखा इस तरीके से 1 या 2 एंड 3 एंड सो ऑन। स्टेटमेंट के बाद में कोई चीज लिखी है ना, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? क्लॉज। और अगर डायरेक्टली लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको सेक्शन दे दिया और कुछ भी नहीं लिखा, उसके आगे खाली है, और इसके बाद स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 एंड सो ऑन, तो जब आगे कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे? सबसेक्शन। अभी जब हम आगे कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो तुम्हें ये बहुत जगह पे दिख जाएगा। सेक्शन 2 में आगे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। सेक्शन 2 में स्टेटमेंट के बाद जितने भी ये पॉइंटर्स हैं, ये सब क्योंकि स्टेटमेंट के बाद आ रहे हैं तो ये सब क्या माने जाएंगे? ये सब क्लॉज माने जाएंगे। और अगर स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई है और डायरेक्टली ऐसे पॉइंट्स बन रखे हैं तो वो क्या माने जाएंगे? तो वो सब सेक्शंस माने जाएंगे। क्या ये चीज समझ में आई? एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला है, बट पता होनी चाहिए again, ठीक है। तो अब ये चीज याद रखना, अभी जब हम थोड़े से सेक्शंस आगे स्टार्ट करेंगे तब तुम बताना कि ये क्लॉज है या ये सब सेक्शन है। सेक्शन 2 में स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसीलिए यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है वो सब पॉइंट्स किस में आ जाएंगे? क्लॉज में आ जाएंगे। तो कोई भी सेक्शन 2 के बाद सब सेक्शन मत बोलना, वो सब कुछ किस में आता है? क्लॉज में आता है। क्लियर है क्या? ठीक है। तो इसीलिए जो हमने लिखा है वो क्या लिखा है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, सेक्शन 2 क्लॉज 20। स्टेटमेंट लिखी हुई नहीं है तो क्या आएगा? नहीं है तो सबसेक्शन, स्टेटमेंट लिखी हुई है तो क्या आएगा? क्लियर है? पक्का? ठीक है चलो। अच्छा इसके बाद वो लिख लो, हमने एक एग्जाम्पल लिया था पार्टनरशिप वाला।
क्या एग्जाम्पल लिया था कि पार्टनरशिप में भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल जो कि क्या करने आते हैं, साथ में बिजनेस करने आते हैं, लेकिन स्टिल क्या वो एक प्रॉपर कंपनी है? नहीं। जनरली हम उसको कंपनी बोल देंगे, लेकिन कंपनी अगर हम लोग बिजनेस वाली कंपनी की बात करें तो दैट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो अब है ना, हेडिंग बनाओ कंपनी, और कंपनी के बनाओ दो पार्ट्स। फर्स्ट में लिखो अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी, एंड सेकेंड में लिखो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। अनइनकॉर्पोरेटेड में लिखो मेयर कलेक्शन और एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। मेयर कलेक्शन और एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, एग्जाम्पल पार्टनरशिप। कलेक्शन और एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, एग्जाम्पल पार्टनरशिप। और इनकॉर्पोरेटेड में लिखो आर्टिफिशियल पर्सन and separate legal entity, artificial person and separate legal entity which is incorporated under Companies Act, which is incorporated under Companies Act, चाहे 13 वाली या फिर previous। डन। चलो, तो अभी तक हमने सब क्या कवर कर लिया? मीनिंग ऑफ कंपनी, एक्ट का भी, जनरल भी। अब बनाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फीचर्स ऑफ अ कंपनी। फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स क्या होते हैं? नहीं, फीचर्स का मीनिंग क्या होता है? हाँ, क्या हम कह सकते हैं कि ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं उसी चीज में? जैसे आप लोगों के फेशियल फीचर्स होते हैं, नाक टेढ़ा मुंह टेढ़ा, अच्छे भी होते हैं लोगों के, वैसे कंपनी किन किन चीजों से मिलकर बनी है वो सब कुछ अभी हमें यहाँ पे पढ़ना है। अच्छा, हमें इसको लर्न करने के लिए एक निमोनिक्स बनाएंगे। लिखो एस एल ए डबल पी डबल एस, एस एल ए डबल पी डबल एस, एंड देन टी और सी। लाइन थोड़ी टेढ़ी चली गई है पर ठीक है। हाँ, क्या लिखा है हमने निमोनिक्स में? स्लैप्स, ये तुम्हारी मम्मी है, मम्मी ने तुम्हें थप्पड़ पे थप्पड़ मारी, और फिर ऐसे होता है ना कि तुम फिर खाना नहीं खा रहे होते हो, रो रहे होते हो अपने रूम में जाके, फिर वो तुम्हारी टेक केयर करने के लिए आती है। तो पहले खुद ही मारती है और फिर टेक केयर करने के लिए भी खुद ही आती है। काजल ठीक है, होता है, ऐसी मुंडी लाई ना इसने। हाँ, तो टेक केयर करने के लिए भी खुद ही आती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना निमोनिक्स लर्न करने के लिए, किस चीज के लिए? फीचर्स। तो क्या करेंगे हम लोग? स्लैप्स और टेक केयर। चलो, अब इसमें लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले एस में लिखो, कोई बता सकता है एस में क्या आएगा? ठीक है, एस में लिखो सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी।
देन एल में, हाँ करेक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी। ए करेक्ट, आर्टिफिशियल पर्सन, फर्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी, देन लिमिटेड लायबिलिटी, देन आर्टिफिशियल पर्सन, देन पी परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट पी क्या, सेपरेट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट पी है सेपरेट प्रॉपर्टी। इसके बाद में एस, एस का बताओगे, sue and be sued, एस का है sue and be sued, एंड देन सेकेंड वाले एस का है सेपरेट मैनेजमेंट, सेपरेट मैनेजमेंट। देन टी, हाँ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, एंड देन सी, बुक खुली होगी तुम्हारी पक्का। अच्छा, कॉमन सी। हेलो, हेलो, यस सर, हाँ सर हो गए बस। सर मैं ओवर ही कर रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। कर लिया, चलो बताओ, रुको एक बार पढ़ो इसको मन में। पढ़ लिया, लर्न हो गए, चलो अब बताओ, कॉपी बंद कर दो। पहले तो बता दो निमोनिक्स क्या आते हैं। सबसे पहले एस एल ए डबल पी डबल एस टी और सी, ठीक है बताओ। फर्स्ट सेपरेट लीगल एंटिटी, सेकंड है लिमिटेड लायबिलिटी, थर्ड है आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट प्रॉपर्टी, sue and be sued, separate management, next transferability of shares, और लास्ट है कॉमन सी। किसी ने देखा तो नहीं, पक्का, चलो ठीक है। ये सारे क्या हैं, अपने फीचर्स हैं। किसके फीचर्स हैं, कंपनी के फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अब फर्स्ट वाला पॉइंट स्टार्ट करेंगे। कोई बोलना चाह रहा है, टाइम हो गया, मुझे पता है, पर लिखेंगे, चलो। फीचर्स की फर्स्ट हेडिंग बनाओ, कोई सो तो नहीं रहा ना, बता दो। फीचर्स की फर्स्ट क्या है, एस, हाँ
ऐसे है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, क्या होगी एक सेपरेट लीगल एंटिटी? मीनिंग क्या होगा इसका? हाँ, क्या हम कह सकते हैं कंपनी के जो ओनर्स होंगे वो ओनर्स को हम अलग मानेंगे, और जो कंपनी खुद है उस कंपनी को हम क्या मानेंगे? अलग। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो ओनर होता है, क्या ऐसे होता है क्या? ओनर मैं और मेरा बिजनेस बोलेगा, यानी ओनर यहाँ पे एक आदमी है और बिजनेस यहाँ पे दूसरा आदमी है, क्या ऐसा होता है क्या? नहीं। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर और उसका बिजनेस सेपरेट नहीं माने जाते हैं, ये दोनों ही एक ही माने जाते हैं। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे मान लो प्रॉफिट्स हैं तो वो प्रॉफिट्स बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं या वो ओनर का ही प्रॉफिट है? ओनर का ही है। लॉस है तो भी वो अगेन किसका है? लायबिलिटी आएगी तो भी वो किस पे आएगी? और लायबिलिटी भी कैसी होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अच्छा, अनलिमिटेड क्या क्या मतलब है यहाँ पे? एग्जैक्टली exactly. उसको अपने घर से भी पे करना पड़ सकता है। जैसे याद है क्या, हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था कि अगर हमने 10 लाख रुपए का लोन लिया है, हमने पार्टनरशिप में एग्जाम्पल लिया था, पर अगर यहाँ पर भी उसने क्या लिया है? 10 लाख रुपीस का उसने लोन लिया है। तो इस सिचुएशन में मान लो कि उसके बिजनेस के जो असेट्स हैं वो सिर्फ कितने रुपीस के हैं? बिजनेस के असेट्स उसके सिर्फ कितने रुपए के हैं? 8 लाख रुपए के हैं। तो जो रिमेनिंग 2 लाख रुपए है वो बैंक वाले छोड़ देंगे क्या? नहीं। उसके घर पहुंच जाएंगे, उसकी बीवी का गोल्ड वगैरह सब कुछ ले आएंगे क्या? बिल्कुल। तो यहाँ पर उसकी लायबिलिटी भी कैसी हो जाती है? उसकी लायबिलिटी भी हो जाती है अनलिमिटेड, क्योंकि यहाँ पर हम उसके बिजनेस को और उसको खुद को अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं क्या? अलग अलग ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग किसकी बात करें, अगर हम लोग एक कंपनी की बात करें तो कंपनी अलग है, और कंपनी के ओनर्स एकदम अलग है। अच्छा, कंपनी के ओनर्स कौन होंगे? अच्छा, दो ऑप्शंस मुझे सुनाई दिए हैं। एक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक है शेयर होल्डर्स, या मेंबर्स भी बोलते हैं। कौन सा सही है? क्यों, बीओडी में क्या प्रॉब्लम? अच्छा, मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि शेयर होल्डर्स करेक्ट है। अच्छा, अब शेयर होल्डर्स क्यों बोला हमने? अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप में हूं तो नॉर्मली मैं क्या बोल दूंगी? ओनर ना। यहाँ पर हमने इनको शेयर होल्डर्स क्यों बोला है? इक्विटी। अच्छा, इक्विटी पे तो अभी छोड़ो, उससे पहले आओ। तो पैसा लगाया है तो वो तो ओनर्स है, मैनेजमेंट नहीं करते तो शेयर होल्डर्स हो गए। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर बिजनेस है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का, बिजनेस कौन सा है? सोल प्रोप्राइटरशिप का। ये बंदा है, नाम बताओ। मिस्टर कालू। इस पर्सन का नाम क्या है? मिस्टर कालू। और ये पर्सन क्या है? ओनर है। ठीक है, अब ये पर्सन ओनर है तो क्या हम कह सकते हैं ये अपने बिजनेस में क्या लगाएगा? मनी लगाएगा, फंड्स लगाएगा, कैपिटल लगाएगा। ठीक है, अब क्या बदले में ये बिजनेस इसको कुछ देगा? एक बात बताओ, सुनो, तुम लोग हो और तुम है ना किसी शॉपकीपर के पास कुछ सामान परचेज करने के लिए जाते हो। ठीक है, अब तुम यहाँ पर सामान परचेज करने के लिए गए हो, तो तुम यहाँ पर मनी दोगे शॉपकीपर को, और शॉपकीपर तुम्हें क्या देगा? प्रोडक्ट दे देगा, गुड्स या जो भी सर्विसेज तुम मांगने गए वो दे देगा। अब यहाँ पर एक ने मनी दिया और एक ने तुम्हें क्या दिया? प्रोडक्ट या सर्विस दिया। अगर यहाँ पर इस सिचुएशन में ये दो लोग नहीं होते, एक ही पर्सन होता, मान लो तुम हो और तुम्हें कोई चीज अपने रूम से जाकर लेकर आनी है, अब तुम किसी को पैसे दोगे उसके लिए। क्यों?
तुम्हारी ही चीज है, तुम्हें ही रूम से लेकर आनी है, तो तुम किसको पैसे दोगे यहाँ पे? तुम तो बस चीज को उठा लोगे ना डायरेक्टली। इस सिचुएशन में क्या हम कह सकते हैं, अगर दो लोग इन्वॉल्व है तो आपको पेमेंट करके वो सामान लेना पड़ रहा है। पर अगर आप अकेले ही इन्वॉल्व हो तो बदले में आप कुछ लोगे किसी और से, या किसी को दोगे क्या? आपका ही सामान है, जब मर्जी आए आप क्या कर लो, उसको ले लो, जब मर्जी आप उसको क्या कर लो, रख लो। तो यहाँ पर मेरा यही क्वेश्चन है, सोल प्रोप्राइटरशिप में मिस्टर कालू ने फंड्स लगाए हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में मिस्टर कालू ने क्या लगाए हैं? फंड्स लगाए हैं। क्या ये बिजनेस उसको बदले में कुछ और देगा, पेमेंट करेगा फंड लगाने के लिए? नहीं, क्योंकि क्या है, तो अलग अलग आदमी है क्या? उसी का बिजनेस है, फंड लगाए हैं तो मैंने मेरे ही बिजनेस में लगाए हैं ना। जब मैं अलग अलग ट्रीट ही नहीं कर रही हूँ तो क्या मैं कुछ लूंगी सामने वाले से? नहीं। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? कंपनी की बात कर रहे हैं ना। तो कंपनी और जो उसके ओनर्स हैं, क्या ये दोनों सेम है क्या? ये दोनों अलग अलग हैं। तो अब जब दो लोग अलग अलग होते हैं तो क्या उस सिचुएशन में अगर ओनर्स कंपनी में फंड्स लगाएंगे तो बदले में कुछ डिमांड करेंगे? नहीं करेंगे? उनके पास कुछ ना कुछ तो प्रूव होना चाहिए ना। दो लोग हैं, आपने कहीं पैसा लगाया, मान लो आपका पैसा कंपनी आगे जाके क्या बोलती है, मैंने तुमसे कब पैसा लिया था, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास में? अब दो अलग अलग हैं लोग तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो कंपनी प्रूफ के लिए इसको अपने क्या देगी? शेयर्स। जैसे लेट्स से ओनर्स हैं, 10 लोग हैं और सबने 1-1 लाख रुपए लगाए हैं कंपनी में, तो क्या हम कह सकते हैं पूरा फंड कितना हो जाएगा? 10 लाख का हो जाएगा। तो जो टोटल फंड्स होते हैं कंपनी के, क्या हम उसे शेयर कैपिटल बोल सकते हैं? कंपनी के जो टोटल फंड्स होते हैं, टोटल कैपिटल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। क्या हम कह सकते हैं ये पूरे कैपिटल में अलग अलग लोगों का शेयर है? अलग अलग 10 लोग हैं और सबका कितना कितना शेयर है? सबका 1-1 लाख रुपीस का शेयर है। यस और नो? तो अब इस सिचुएशन में सबका 1-1 लाख का शेयर है, तो आपको क्योंकि दो अलग अलग लोग हो, प्रूव भी तो करना पड़ेगा ना कि हाँ आपने शेयर लगाया है। तो हम बदले में, यानी कंपनी बदले में अपने ओनर्स को क्या दे देती है? शेयर्स। मतलब एक ओनरशिप का प्रूफ हो गया कि अब जैसे मान लो कंपनी है, अब कंपनी में किसी को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, कंपनी में किसी को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, और कंपनी ने बोला मेरा एक शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपए का है। कंपनी ने क्या बोला? मेरा एक शेयर 100 रुपए का है। तो बताओ कंपनी का एक पर्सन जिसको 1 लाख रुपए लगाने हैं, उसको कंपनी के शेयर्स कितने मिलेंगे? कितने शेयर्स मिलेंगे? 1000, 10,000, 1 लाख? मैथ्स लगाओ ना। 1000 शेयर्स, क्योंकि आप 1000 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? करके बताओ मल्टीप्लाई, ये कर लोगे? ये जो 10,000 बोल रहे थे कैसे आया? मैथ से फेल होती थी? ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या हम कह सकते हैं कि अगर किसी को कंपनी में कितने रुपए लगाने हैं? 1 लाख रुपए। तो वो डायरेक्टली आग बंद करके लगा देगा? नहीं। उसको अपने पास से क्या चाहिए? प्रूफ भी तो चाहिए कि मैं कंपनी का ओनर हूं। तो बदले में हमें कंपनी का कुछ हिस्सा मिलेगा और उसे हम क्या कहेंगे? शेयर। तो कंपनी का पूरा शेयर कैपिटल यानी टोटल फंड्स अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है, और अलग अलग, अच्छा टोटल को हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। और अलग अलग पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर्स। अलग अलग पार्ट्स को बोलते हैं शेयर्स। ठीक है। अब कंपनी के शेयर्स कोई खरीदेगा, तो शेयर्स खरीद के वो कंपनी को क्या प्रोवाइड कर रहा है? पैसा, फंड प्रोवाइड कर रहा है। और ऐसा हमने क्यों किया? जबकि हम प्रोप्राइटरशिप में तो क्या काम करते थे? डायरेक्ट पैसा लगाया, बात खत्म, कोई शेयर मिल रहा है क्या? नहीं। यहाँ पर दो अलग अलग लोग हैं, तो आपको सामने वाले से कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होगा ना एविडेंस के लिए। तो यहाँ पर हमने उसको क्या दे दिया? कंपनी का शेयर। अब ये पर्सन अगर कभी कंपनी से बाहर निकलना चाहता है, मतलब ये कंपनी से अपना इन्वेस्टमेंट हटाना चाहता है, विड्रॉ करना चाहता है, तो क्या ये कंपनी में जाए भाग भाग के और कंपनी के जाके रिक्वेस्ट करे, हाथ पैर जोड़े कि कंपनी मुझे मेरा 1 लाख रुपए वापस करो? क्या ये अपने शेयर सेल करके 1 लाख रुपए नहीं कमा सकता? बिल्कुल।
ये सब कुछ कैसे होगा हम बाद में बात करेंगे, पर अभी बेसिक क्लियर है कि आपका कंपनी का टोटल फंड्स क्या होते हैं, शेयर कैपिटल, और वो शेयर कैपिटल क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है, और वो जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर्स। क्या हो गया, ज्यादा हो गया क्या, पक्का बता दो, लग तो रहा है मुझे। चलो अभी 1 मिनट में वाइंड अप करते हैं। हाँ, तो वो ज्यादा जो हो गया, सॉरी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल फंड्स हो गए वो हो गए शेयर कैपिटल, और जो पार्ट्स हो गए वो क्या हो गए, शेयर्स। अब जिसके पास कंपनी के शेयर्स हैं वो कंपनी का ओनर भी है, और क्योंकि उसके पास कंपनी के शेयर्स हैं तो क्या मैं बोल सकती हूँ उस पर्सन को हम क्या बोल देंगे, उस पर्सन को हम क्या बोल देंगे, शेयर होल्डर। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, अब इसके आगे अपन कल ही करते हैं, एक बार इतना रिवाइज करके आना। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, पक्का। चलो, क्या, अच्छा कैलकुलेशन, ठीक है वो पर्सनली क्लासेस दूंगी मैं। चलो थैंक यू।